दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जिसमें हम क्लास 10th हिंदी कृतिका के साना साना हाथ जोड़ी इस संपूर्ण पाठ के सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो भाई बिना देरी के हम सीधा पहले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे रहती है कि भैया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। तो पहला सवाल है कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में जो गंतोक शहर है वो लेखिका को किस तरह से सम्मोहित कर रहा था। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। सम्मोहित करने का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना। जो गंतोक शहर है वो इतना सुंदर था, इतना रमणीय था कि हर किसी को अपनी तरफ खींच ले। लेखिका भी खींची गई, क्यों? क्योंकि उसका जो है ऐसा लगता था जैसे जो आसमान है वो ज़मीन पर आ गया हो, हर तरफ सितारे सितारे, है ना। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में जो नहाया गंतोक शहर है वो लेखिका के मन में सम्मोहन जगा रहा था। इतना सुंदर था, इतना मनमोहक था कि इस सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू कर दिया जिससे वह सबको ठहरा ठहरा सा उसे लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई क्या मतलब दुनिया ऐसा लगता है जैसे टिक गई है, स्थिर हो गई है। उसके बाहर भीतर सब जो बुराइयां थी वो सारी गायब हो गई थी, है ना। भाई इतना सुंदर था वो शहर, क्योंकि वहाँ पर जो आसमान ऐसा लगता था जैसे आसमान जो नीचे आ गया हो, धरती पर आ गया हो। दूसरा प्रश्न है कि गंतोक शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। जो गंतोक शहर है उसे मेहनत कश मतलब मेहनती बादशाहों का शहर कहा जाता है। ठीक है भाई, रीज़न होगा उस गंतोक शहर में क्या था कि राजा अपने आप को राजा नहीं समझता था। हर कोई अपने आप को राजा समझता था और सारे लोग उसकी सेवा करते थे जो उस शहर की। तो गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है, पर्वतीय मतलब पहाड़ों पर है, जिससे वहाँ के मेहनती लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया, उसे सुरम्य बनाया, बहुत सुंदर बनाया था, है ना। हर किसी ने बादशाह की तरह उस पर मेहनत की थी। वहाँ सुबह शाम दिन रात सब कुछ कमाल का था। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रमी थे। राजा ही नहीं बल्कि सारे लोग एक जैसे मेहनती थे। इसीलिए गंतोक शहर को मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा जाता है। मतलब सारे लोग मेहनती थे, सारे लोग बादशाह की तरह काम करते थे और बादशाह भी भाई मज़दूरों की तरह मेहनत करता था। तो क्यों नहीं वो शहर सुंदर बनेगा। तीसरा जो प्रश्न है वो है, तो वन बाय वन प्रश्न को हम समझते जाएंगे। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना, पताका मतलब झंडों का, है ना, झंडा फहराए जाते थे। वो किन किन अवसरों त्योहारों की ओर संकेत करता है। तो भाई जो जहाँ पे लेखिका जाती है बीच में ऐसी जगह पड़ती है जहाँ पर कुछ सफ़ेद पताकाएँ थी तो कुछ रंगीन पताकाएँ थी। तो भाई सफ़ेद का अपना महत्व है और रंगीन का अपना है। तो जो सफ़ेद हैं, जो श्वेत हैं, वो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई जाती है। जो वाइट रंग के, जब कोई बुद्धिस्ट एक्सपायर हो जाता था तो वाइट रंग के झंडा फहराए जाते थे। 108, एक नहीं बल्कि 108 झंडे फहराए जाते थे, है ना। तो उसकी आत्मा की शांति के लिए। और आमतौर पे जो वाइट है, जो सफ़ेद है, वो शांति का प्रतीक है। तो शांति के लिए, जिससे आपको याद रहेगा कि कोई मर जाए बुद्धिस्ट तो सफ़ेद झंडे 108। और साथ में कोई शुभ कार्य किया जाता था तो रंगीन पताका है। मान लीजिए किसी का बर्थडे आ गया, किसी की शादी है, कोई फंक्शन हो रहा हो, तो वहाँ पर कलरफुल, क्योंकि शादी हो रही है तो लाइफ कलरफुल होती है ना। कोई बर्थडे है तो कलरफुल लाइफ है, ज़िंदगी है, इसलिए रंगीन। और किसी की डेथ यानी कि बुद्धिस्ट की डेथ में सफ़ेद पताकाएँ 108, ठीक है, ये ध्यान रखना, 108 पताकाएँ फहराई जाती थी। और एक और चीज़ है कि इन्हें निकाला नहीं जाता था, इन्हें उतारा नहीं जाता था, बल्कि धीरे धीरे वो अपने आप ही, मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कहीं मंदिर वगैरह में जाते हैं लोग तो अपने मन्नत के लिए धागा बांध देते हैं, लेकिन उस धागे को उतारते नहीं, अपने आप ही वो धीरे धीरे उतर जाता है। तो इसी तरह वहाँ भी था। आगे देखेंगे, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कृतिका से 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आता है। बाकी सारे 2-2 नंबर के आते हैं बोर्ड में, लेकिन कृतिका से 4 नंबर का आता है। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसे लिखने की हैबिट बनानी है। जो जितेन नार्गे था, जो लेखिका का ड्राइवर भी था और गाइड भी था, उसने लेखिका को बहुत सारी बातें बताई। हर जगह पल पल की सूचना खबर देता था, मैडम यहाँ पे ऐसा होने वाला है, मैडम आगे जा कर के ये होगा। तो जितेन ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की हर एक चीज़, मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति की
अनेक तरह से जानकारी दी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर जो सिक्किम में जो सफ़ेद और लाल झंडे फहराए जाते हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं, शांत अहिंसा के मंत्र लिखी श्वेत पताकाएँ, जब किसी बुद्ध अनुयायी की मौत होती है तो 108 झंडे फहराए जाते हैं। बाकी किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जो जितेंद्र नारगे वो लोकल था इसलिए उसे पता था। रंगीन पताकाएँ क्यों फहराई जाती हैं सब कुछ उसने बताया। साथ में जो व्हील चेयर, एक प्रेयर व्हील था जिसे घुमाते थे तो सारे पाप धुल जाते थे, वो भी जितेंद्र नारगे ने बताया। तो यहाँ पर कहाँ बर्फ़ मिलेगा, कहाँ आपको चढ़ाई मिलेगी, कहाँ आपको खाली मिलेगा, कहाँ आपको नदी मिलेगी, कहाँ आपको सुंदर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से लोग मिलेंगे, कहाँ रास्ता घुमावदार है। तो सारी चीज़ें जो जितेंद्र है वो लेखिका मधु कांकरिया को बताते हुए जा रहा था। आगे है लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर के लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक जैसी क्यों दिखाई दी। भाई जितेंद्र नारगे ने बताया कि मैडम ये प्रेयर व्हील है, इसे घुमाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को पूरे देश की आत्मा एक जैसी क्यों लगा। वह लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर के लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो जितेंद्र ने बताया कि मैडम जी यह धर्म चक्र है, धर्म का लेखा जोखा है, इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। हालांकि कितनी सच्चाई है वो तो जितेंद्र ही जानता है, लेकिन ये धारणाएं हैं, है ना, सारे पाप धुल जाते। जितेंद्र की आवाज़ सुनकर के लेखिका को ध्यान आया कि भाई पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है, चाहे हमारा विज्ञान कितना तरक्की कर ले, चाहे हम कितना ज़्यादा डेवलप कर जाएं, लेकिन ये पाप पुण्य हमें हर जगह एक जैसे दिखाई देते हैं, है ना। भाई यहाँ ये पाप मिलता है, यहाँ ये पुण्य मिलता है, और कहीं ना कहीं हमें जोड़ के रखता है। अगर हम पाप जानेंगे तो गंदे काम करने से बचेंगे, पुण्य को जानेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे, है ना। साथ में आपने देखा होगा, जब भी चाहे आप कितने नास्तिक क्यों ना हो, अल्लाह भगवान खुदा को ना जानते हो, लेकिन जैसे एग्ज़ाम आते हैं ना भैया, आपका मंदिर मस्जिद के आगे सर झुकाना और पूजा जो भी है वो शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे भारतवर्ष की आत्मा एक जैसी है। इस तरह से हम भगवान पे विश्वास रखते हैं, अल्लाह पे विश्वास रखते हैं। जितेंद्र नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। सबसे पहले सवाल को समझो। जितेंद्र नारगे लेखिका का ड्राइवर था, ड्राइवर के साथ साथ में वह गाइड भी था। गाइड का काम होता है सारी चीज़ें गाइड करना, हर एक चीज़ के बारे में बताना, ठीक। तो भाई जितेंद्र नारगे जो है वो गाइड कम ड्राइवर कम गाइड था, मतलब ड्राइवर भी था गाइड भी था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी। कुछ दिन पहले वो नेपाल से आया, लोकल भी था, सारी चीज़ों से पता थी। तो लेखिका को हर एक चीज़ के बारे में वो जान रहा था, बता रहा था। वह ड्राइवर के साथ साथ में गाइड का काम कर रहा था। भाई कोई एक मूवी हम देख लेते हैं ना एक बार, तो उसके बाद हम बाकी लोगों को बता रहे होते हैं। अगर वो सेम मूवी टीवी पे चलने लग जाए तो हम मूवी की स्टोरी बताते हैं सारे लोगों को। कुछ ऐसा ही जितेंद्र नारगे भी मैडम को बता रहा था। तो भाई गाइड में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक कुशल गाइड उस स्थान की भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक सारी बातें जानकार होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज़, गाइड के साथ साथ में जो ड्राइवर है, जो नारगे में ड्राइवर भी था, तो कहाँ रुकना है, कहाँ मोड़ है, कहाँ बर्फ़ मिलेगी, कहाँ रुकना है, सारी चीज़ें सलाह वो मैडम को दे रहा था। साथ में भैया गाइड को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, धर्म चक्र के बारे में बताया, सफ़ेद झंडे, रंगीन झंडों के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। साथ में वाक्पटु, भाई वाणी इतनी मीठी होनी चाहिए ना गाइड की, मज़ा आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में। तो आपने देखा जब लेखिका यात्रा कर रही थी तो उसे बहुत सारी चीज़ें देखी। हिमालय पर्वत भी दिखा, शहरों से हिमालय पर्वत दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ से बड़ा क्लीन दिख रहा था, साफ दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे चढ़ाई के ऊपर चढ़ते जा रहे थे वैसे हिमालय और विशाल विशाल और बड़ा बड़ा होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जब हम हाइट में जाएंगे ना तो हिमालय पर्वत हमें और क्लियर दिखेगा, जब हम डाउन में जाएंगे तो हिमालय पर्वत हमें दिखेगा नहीं, है ना। तो ऐसा कुछ हो रहा था। छोटी छोटी पहाड़ियाँ विशाल पर्वतों में बदलने लगती हैं, घाटियाँ गहराती पाताल नापने लगती है, जो घाटियाँ वो नीचे जाने लगती है, पहाड़ और ऊपर आने लगते हैं, वादियाँ चौड़ी होने लगती है, रंग बिरंगे फूल मुस्कुराते हुए, जलप्रपात, झरने, है ना, सारे जो फॉल हैं वो सारे दिखने लग जाते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिमालय के बड़े मज़ेदार स्वरूप को जितेंद्र ने मैडम जी को बताया और मैडम जी ने वहाँ उसका आनंद लिया।
अगला प्रश्न है कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर के लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। भाई जब लेखिका ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा हिमालय पर्वत है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े मज़ेदार से हैं, तो फिर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है, उसे क्या लगता है ना। सिंपल सी बात है कि बड़े बड़े विराट स्वरूप प्रकृति के नई नई चीज़ें देखी लेखिका ने, तो लेखिका को क्या लगा। लेखिका प्रकृति को उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर के एकदम मौन थी, शांत थी। शहर में शोर शराबा, मारपीट, भाग दौड़, दौड़ते जा रहे हैं, चैन नहीं है लोगों को, लेकिन वहीं शांति है, बड़ा मज़ेदार सा इन्वायरमेंट है, पहाड़ है, झरने हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, मज़ेदार है, शांति है, बड़े प्यारे प्यारे से लोग मिल रहे हैं। तो बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था लेखिका का। किसी ऋषि की तरह शांत होकर के वह सारे नज़ारे को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। वह रोमांचित थी, पुलकित थी, हैरान थी। ऐसा लगता था जैसे वो शांत हो गई हो, एकदम शॉक्ड हो गई हो। देखते ही नज़ारा बनता था, कहीं भारी भरकम पत्थर, कहीं सुंदर सी संगीत करती हुई नदी बह रही है, कहीं कैंपटी फॉल है, कहीं धारा बह रही है, कहीं लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, है ना। तो मज़ेदार सा वहाँ का नज़ारा था। तो लेखिका जो है उसे देखती रही, उस आनंद को अपने अंदर संजोती रही। तो ये आप लिख सकते हैं कि भाई जो लेखिका है वो जब जाती है वहाँ तो उसे बहुत अच्छा वहाँ का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है, और उसको हर चीज़ को अपने अंदर एक्सपीरियंस करती है। बहुत सारे लोग आपने देखे फ़ोटो खींच रहे थे, लेकिन लेखिका ने कहा नहीं भाई मुझे फ़ोटो नहीं खींचना है, मुझे तो बस इस चीज़ को अपने अंदर कैद करना है ना, और अंदर मेरे समा जाए तो फ़ोटो कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। भाई हालांकि बहुत अच्छा नज़ारा था, हालांकि सब कुछ अच्छा दिखा, लेकिन कहीं लेखिका को बड़ा झटका भी लगा वहाँ लोगों को देख कर के। कई लोग उस सड़क को बना रहे हैं, अपने बच्चों को भी लेके चल रहे हैं, है ना, उनके चोट लग रही है, गिर भी जाते हैं फिर भी संभल जाते हैं वहाँ के लोग। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी महिलाएं, पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। भाई देखा कि कितना कम लेते हैं और कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, दिन से रात तक, सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, सिर्फ लोगों को देने के लिए। भैया रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं और लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, कितना बड़ा योगदान है। उसने देखा कि उस अद्वितीय सौंदर्य के निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थरों को तोड़ रही हैं, कुछ के हाथ में कुदाल है, किसी के पीठ में बच्चे बंधे हुए हैं, टोकरी है, लोग काम कर रहे हैं और फिर भी लोग बड़े प्रसन्न हैं। तो लेखिका ये सारी चीज़ें देखती है, उसे ये लगता है कि मतलब लोग कितने अभाव में भी जी रहे हैं, बच्चों को भी लेके चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मतलब उनको चोट भी लग जाती है फिर भी वो लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेखिका को थोड़ा सा झकझोर देती है। और अगला प्रश्न है, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने के लिए किन किन लोगों का योगदान होता है। जो सैलानी हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनको प्रकृति की अलौकिक छटा अनुभव करवाने के लिए किन किन लोगों का। भाई ऐसे ही नहीं हमें पहाड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है, पहाड़ों में रास्ते बनाना इतना आसान नहीं है। पहाड़ों पर अगर गाड़ी ना हो, सड़क ना हो, आना जाना ना हो, तो भैया हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। लेकिन सड़क बनाने के लिए कुछ लोगों ने मेहनत की है। तो सबसे पहले सैलानियों को प्रकृति के अलौकिक छटा का अनुभव कराने के लिए बहुत सारे लोगों का योगदान है जो सराहनीय है ना। सबसे पहले सरकारी लोग जो व्यवस्था में लगे रहते हैं, है ना, सरकारी सिस्टम काम कर रहा होता है लगातार। वहाँ के स्थानीय लोग, वहाँ के स्थानीय गाइड जो उस क्षेत्र की जानकारी रखते हैं। अगर गाइड ना हो मज़ा नहीं आएगा। हम कोई चीज़ देख तो रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं ये क्या है, तो बताने वाला भी चाहिए ना कोई। वे सहयोगी यात्री जो मस्ती भरा माहौल बना रहे हैं, कभी निराश नहीं होते, जोशीले हैं। साथ में जिन लोगों ने वहाँ काम किया, बहुत सारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, पहाड़ी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इन लोगों का बड़ा योगदान है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कितना कम लेकर के ये समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। कौन? ये पहाड़ी लोग, ये मेहनती लोग। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। अक्सर हमें लगता है कि
देश की प्रगति में डॉक्टर की भूमिका है, इंजीनियर की है, टीचर की है, बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर की है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इन्हीं का योगदान है हम नहीं कह सकते, क्योंकि आम जनता का बहुत बड़ा योगदान है आर्थिक प्रगति में। भैया आम जनता अगर काम ना करे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? भाई काम सारे करवाने वाले होंगे तो करेगा कौन? तो करने वाले भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी देश की आम जनता देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अधिक योगदान देती है, अपना जो पार्ट है, भूमिका है वो अदा करती है। आम जनता के इस वर्ग में मजदूर, ड्राइवर, बोझ उठाने वाले, फेरी वाले, खेतीबाड़ी करने वाले, पहाड़ों पे रोड बनाने वाले, सारे जो ये पहाड़ी मजदूर, औरतें पत्थर तोड़ करके पर्यटकों के आने जाने के लिए रास्ते बना रहे हैं। भाई कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, और इन्हें मिलता कितना है पर डे? दिहाड़ी मजदूरी तो बहुत कम मिलता है, समाज को बहुत ज़्यादा दे देती हैं, और सबसे बड़ा योगदान इन्हीं आम जनता का होता है जो कहीं भी मिल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा काम यही लोग करते हैं। अगला सवाल है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका है? आज की पीढ़ी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। आप देख रहे होंगे दिल्ली का ही टेम्परेचर देख लो, इतना ज़्यादा गर्म है, बरसात नहीं हो रही, सर्दी बहुत कम पड़ती है, ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी है क्योंकि पेड़ ख़त्म हो रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हर जगह कूड़े के ढेर हैं। तो ये क्या है? प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। इसे कैसे रोकेंगे? पढ़ लेते हैं एक बार। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है। आप देखोगे हरिद्वार में लोग जाते हैं, पहाड़ों में लोग जाते हैं, गंदगी कर जाते हैं, लोगों ने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया और वहाँ भी गंदगी फैला के आते हैं। लोग हनीमून मनाने जाते हैं, ना ने क्या क्या कुकर्म करके आ जाते हैं। बताइए, कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुँच रहा है। पहाड़ों में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, बहुत अच्छा मौसम माहौल होता है, लेकिन धीरे धीरे पहाड़ भी ख़राब होते जा रहे हैं। शहरों से लोग धड़ाधड़ वहाँ जा रहे हैं, है ना। वृक्षों को काटा जा रहा है, उन्हें नंगा किया जा रहा है, पर्वतों को, शुद्ध पवित्र नदियों को विविध प्रकार के केमिकल वगैरह से उसे गंदा किया जा रहा है। नगरों से, फैक्ट्रियों से गंदा पानी सारा नदियों में छोड़ा जा रहा है। लोग पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं फेंक रहे हैं। तो भैया आपको क्या करना है? सबसे पहले हम कर सकते हैं तो इसे रोक सकते हैं। प्रकृति के लिए हम सबसे पहले भैया खिलवाड़ ना करें आप प्रकृति से। वर्तमान में खड़े पेड़ों को ना काटा जाए, पहली बात, ना काटें, ना काटने दें। दूसरा है यथासंभव जितना हो सके वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को इतनी गंदी लाइफ मिलने वाली है, दूषित भरा, और भैया ऑक्सीजन की बहुत कमी होने वाली है। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। एक ही रूट पे जाने वाले तो कार पूलिंग और वाहन मतलब एक ही गाड़ी में पूरे लोग जाएं, नहीं है तो साइकिल का प्रयोग करें, पैदल का प्रयोग करें, बाइक में 2 लोग ज़रूर जाएं, सिंगल ना हो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और रोक सकते हैं। पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग कर सकते हैं। जो भी गंदा पानी है, गंदगी है, उसे नदियों में ना डालें। इसके अलावा आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपका कौन सा स्कूल है, स्कूल के साथ अपने नाम के साथ एक प्यारा सा सुझाव आप ज़रूर दें। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आ रही है ना। जितेंद्र ने कहा कि मैडम पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो अब धीरे धीरे जो है क्या होता है, स्नोफॉल, बर्फ़ कम गिरने लगा है। इस प्रदूषण के और कौन कौन से कारण हो रहे हैं, कौन कौन से दुष्परिणाम निकल रहे हैं? पॉल्यूशन के कारण बहुत सारे लोगों की एज अब कम हो रही है, लोग इतना ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। आज आप देखोगे हर नागरिक, हर इंसान आज बीमार है। किसी पे 10 बीमारियाँ हैं, किसी पे 8 है, किसी पे 5 है, किसी पे 4, 3 है। भैया किसी न सब पे बीमारी है ही, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। देखते क्या लिखा हुआ है। लेखिका को उम्मीद थी कि उसे लायोंग में बर्फ़ देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक सिक्किमी युवक ने बताया कि मैडम प्रदूषण के कारण अब स्नोफॉल कम हो गया है, बर्फ़ गिरना कम हो गया, अतः उन्हें 500 मीटर ऊपर कटाव में ही बर्फ़ देखने को मिल सकती है। प्रदूषण के कारण पर्यावरण के अनेक परिवर्तन आ रहे, स्नोफॉल में कमी आ रही है। भाई
क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है तो जो नदी का पानी है वो गंदा दूषित हो रहा है, पानी कम मिल रहा है, परिणाम स्वरूप पीने का पानी जो है वो गंदा आ रहा है, उसकी कमी हो रही है, प्रदूषण के कारण वायु प्रदूषित हो रही है, महानगरों में सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है ना, लोगों से मिलना जुलना, देखो कोरोना जैसी बीमारी भी आई, कैंसर, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जैसे बहुत सारी बीमारियां, बहरापन, ये सारी बीमारियां आज हो रही है। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए भाई। जहाँ दुकान होते हैं वहाँ गंदगी होती है, ये बात सच है। खाएंगे पिएंगे लोग और उधर ही कूड़ा गंद मचा देते हैं। अब कटाव पर कोई दुकान नहीं है, अब दुकान नहीं है तो कोई चीज़ें आएंगी नहीं, खाएंगे नहीं, और खाएंगे पिएंगे नहीं तो भाई गंदगी नहीं होगी। दूसरी चीज़, वहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम है। कटाव को अपनी स्वच्छता और सुंदरता के कारण हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव को इतना सुंदर रमणीय स्थान जगह है, या उससे भी अधिक सुंदर कह सकते हैं। यह सुंदरता आज इसलिए विद्यमान है क्योंकि यहाँ पर कोई दुकान नहीं है। दुकानें खुल जाएं, व्यवसायीकरण हो जाए तो लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा, गंदगी हो जाएगी और बस लोग फिर वही जैसे पहाड़ों को गंदा करते जा रहे हैं। मनुष्य सुंदरता को देख कर के प्रसन्न होता है, मनुष्य की सुंदरता, मनुष्य ही सुंदरता को बिगाड़ता है। वह पहाड़ सुंदर हैं, सुंदर देख कर के उस पर अट्रैक्ट होता है और उसी पर गंदगी मचा देता है ना। अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करता है, सारी गंदगी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कटाव पे दुकान नहीं है इसलिए वहाँ पर अच्छा है। प्रकृति ने जल संचय की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कहाँ पता लगा? पहाड़ों में। क्या है, प्रकृति ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया है। गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, सर्दियों में पानी की खपत कम हो जाती है। तो जब पानी की खपत कम हो जाती है तो पानी वेस्ट नीचे बहे ना, इसलिए सर्दियों में बर्फ़ को जमा दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। भाई ऊपर वाला अपने आप बर्फ़ जमाता है सर्दियों में क्योंकि पानी की खपत कम है, ऊपर बर्फ़ जम जाती है, गर्मियों में पानी की खपत बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे बर्फ़ को प्रकृति जो है पिघलाती है और नीचे शहरी क्षेत्रों में पानी की पूर्ति होती है। तो ये जल संचय की व्यवस्था है। सोचो सर्दियों में अगर बर्फ़ ना जमे तो गर्मियों में पानी की हाय हो जाएगी। इसलिए पहाड़ों में या बर्फ़ का जमना बहुत ज़रूरी है। बर्फ़ जमेगा तो भैया पॉल्यूशन का कम होना बहुत ज़रूरी है। पॉल्यूशन कम चाहिए, बर्फ़ की ज़्यादा चाहिए तो भाई पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। प्रकृति ने जल संचय की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की है। प्रकृति गर्मियों में पर्वत शिखरों पर बर्फ़ के रूप में गिरकर जल का भंडारण करती है। हिममंडित पर्वत शिखर एक प्रकार के जल स्तंभ बन जाते हैं जो गर्मी में जलधारा बनकर करोड़ों लोगों की प्यास बुझाते हैं। नदियों के रूप में बहती है, खेतों में जाती है, घरों में आती है और सबकी पूर्ति करती है ना। तो ये एक तरह से जल व्यवस्था है। देश की सीमा पर बैठे हमारे फौजी भाइयों का भी यहाँ पर वर्णन आया है। फौजी भाई भी बड़ी कठिनाई से हमारी देश की रक्षा करते हैं। उनकी लाइफ जो है ना बहुत ही मतलब कष्टमय होती है। उनके लिए हमारा क्या योगदान होना चाहिए? भाई हमें देखो देश की रक्षा कर रहे हैं और देश की रक्षा के साथ हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी उनके प्रति एक सम्मान होना चाहिए। क्या कर सकते हैं आप फौजियों के लिए? तो कहीं आप आते जाते देखें फौजियों, वह हीरों के साथ फ़ोटो खिंचाना, नेताओं के साथ फ़ोटो खिंचाना उससे बढ़िया है किसी फ़ौजी के साथ फ़ोटो खिंचवाइए, आप सेल्फी लीजिए, उन्हें सैल्यूट कीजिए, आते जाते उन्हें सीट दीजिए गाड़ियों में, ट्रेन में, इस तरह से, है ना। तो आप उन्हें ऑटोग्राफ लीजिए, उन्हें प्राउड फील होगा, अच्छा लगेगा, है ना। देश की सीमाओं पर बैठे फौजी उन बड़े विषमताओं में जूझते हैं जो सामान्य जनजीवन के लिए बहुत कठिन है। -डिग्री टेम्परेचर में भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ भी वो देश की सेवा करते हैं कठिनाइयों से। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उन्हें देश की प्रतिष्ठा और गौरव को बनाए रखने वाले महारथी के रूप में उन्हें आदर देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। उनके और उनके परिवार के प्रति भी आप अच्छी फीलिंग रखें। आपके आसपास कोई फ़ौजी हैं, वो बॉर्डर पे हैं, तो उनकी फैमिली के साथ बहुत प्यार से रहें, सहयोग करें, सपोर्ट करें, है ना। क्योंकि फ़ौजी को लगेगा, फ़ौजी के परिवार को लगेगा कि भाई हम मतलब गली में मोहल्ले में अलग हैं, है ना। सैनिकों के दूर रहते हुए उनके हर कार्य में सहयोगी बने। जिनका परिवार है उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने दे, उन्हें निराशा ना होने दे। कुल मिला के फ़ौजी
के घर वालों को एक प्राउड फील होना चाहिए कि उनके घर का कोई मेंबर फौजी है। तो साथियों ये आपके लिए साना साना हाथ जोड़ी, बाकी और भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाइए और हर एक पार्ट के क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। बाकी आप किस पार्ट के कौन से टॉपिक को चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स, साथ में हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।